स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। दोस्तों आपने पंचायत वेब सीरीज देखा होगा, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो पंचायत का कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया था। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करते हैं, वहां पे पंचायती राज व्यवस्था से आपको एग्जाम में प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ये छोटा टॉपिक है, आप इसे पढ़ करके आप एग्जाम में अच्छे स्कोर है वो कर सकते हैं। आपको एग्जाम का क्वेश्चन है कोई भी मिस नहीं होगा। देखिए वीडियो है वो दो पार्ट में होगा। पहले आपको थ्योरी इस वीडियो में करवाया जाएगा और एमसीक्यू है और जो भी पीवाईक्यू का होगा वो सारे अगले वीडियो में करवाया जाएगा। तो जिनको भी थ्योरी समझना है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानना है, वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो संविधान के भाग 9 में और आर्टिकल 243 में इसका जो डिटेल डिस्कशन है वो किया गया है भारतीय संविधान में। दोस्तों पंचायत का गठन है वो आर्टिकल 40 के तहत किया गया है। अब भारत का एक गवर्नर जनरल हुआ था लॉर्ड रिपन। उन्होंने 1982 में नगरीय और ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया था और इसी प्रावधान के तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुआ था। इसलिए इस प्रावधान को पंचायती राज का मैग्ना कार्टा है वो कहा जाता है। आपको बता दें पंचायती राज व्यवस्था का जनक है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है और इसे स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी जनक है वो माना जाता है। दोस्तों भारत में आम जन सहभागिता और ग्रामीण स्तर पे जो भी पॉलिटिक्स होता है उसमें पब्लिक का जो भी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए ही महात्मा गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था की मांग किया था। लेकिन जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में गांधी जी तो थे नहीं, तो दोस्तों वहां पे इनके विचारधारा के एक आदमी थे श्रीमन नारायण जी। तो इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था पर बल दिया था। इनका विचारधारा था वो गांधी जी से मिलता था, वे गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा में पंचायती राज पे जो फोर्स किए थे वो श्रीमन नारायण जी थे। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इसका मेन पर्पस था। अब इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के थ्रू होना चाहिए। तो हाँ, जन सहभागिता की राजनीतिक भागीदार, ये दो इसका मेन पर्पस था। तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का जो नींव है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा रखा गया था। यह कार्यक्रम आपको बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था का संचालन करने के लिए 1952 में शुरू किया गया था और सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्योंकि वो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया था। और इसका जो लिया गया था स्ट्रक्चर वो यूएसए से लिया गया था, क्योंकि यूएसए में पहले से लागू था। और दोस्तों इसका संचालन है वो फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से किया गया था। लेकिन ये जनता के भागीदारी के अभाव में यह कार्यक्रम है वो सफल नहीं रहा, यह असफल हो गया। उसके बाद में सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सुधार करने के लिए उस समय का जो योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन था, उसके द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन है वो 1957 में किया गया था। दोस्तों इसी समिति के आधार पे आगे पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू हुआ। बलवंत राय मेहता समिति का गठन है वो 1957 में किया गया था और इसका जो रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में आपको जो सिफारिश किया गया, इसमें बताया गया कि पंचायती राज व्यवस्था 5 साल का कार्यकाल के लिए बनाया जाए और इसमें जो 3 स्तर पे विभाजित करने की बात कही गई थी कि पंचायती राज व्यवस्था हो तो उसको 3 स्तर पे बांट करके करना चाहिए। जिसमें निम्न स्तर पे ग्राम सभा होना चाहिए, जो गांव लेवल पे होता है वो ग्राम स्तर पे आपको ग्राम सभा मिल जाएगा, और जो मिडिल स्तर पे यानी मध्यवर्ती स्तर पे ब्लॉक हो जाएगा और उच्च स्तर पे जिला हो जाएगा। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई होता है वो ग्राम सभा होता है और सबसे जो हाई लेवल यानी कि अपर लेवल पे होता है वो जिला होता है। यार मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पे ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू किया गया था। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था का संरचनाकार है वो बलवंत राय मेहता समिति को कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था, यानी यहाँ पे शुरू किया गया था। दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और जो सेकेंड टाइम शुरू किया गया है वही 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो नेहरू जी थे। आंध्र प्रदेश के महबूब जिला में आपको सेकेंड टाइम है वो शुरू किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के बाद में अशोक मेहता समिति 1977 में गठित किया गया था। इनका सिफारिश था, जब एक समिति अपना रिपोर्ट सौंपा उसमें बताया कि पंचायती राज व्यवस्था है वो 2 स्तर का होना चाहिए, कार्यकाल है वो 4 साल का होना चाहिए, पंचायत में राजनीतिक दलों की भी भागीदारी होना चाहिए। लेकिन इसे मोरारजी देसाई ने रिजेक्ट कर दिया और दोस्तों इसके बाद में
फिर से एक न्यू समिति है वो बनाया गया। तो जीवीके राव समिति 1985 में आया था। इसे हम लोग कार्ड समिति के नाम से भी जानते हैं। समिति ने जब अपना रिपोर्ट सौंपा उसमें बताया कि पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होना चाहिए। जिला के विकास के लिए जिला विकास परिषद का गठन होना चाहिए और गांव के विकास के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम है वो चलाना चाहिए या उसका गठन होना चाहिए। दोस्तों इन्होंने बताया कि वित्तीय व्यवस्था के लिए राज्य वित्त आयोग है वो होना चाहिए। उस समय जब ये समिति बनाया गया था भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उसके बाद 1986 में एक एल.एम. सिंघवी समिति है वो बनाया गया था। इन्होंने जब अपना रिपोर्ट सौंपा तो रिपोर्ट में बताया कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा है वो दिया जाए। पंचायत का कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होगा। इसके अलावा SC ST को परिसीमन के आधार पर रिजर्वेशन का प्रावधान है वो मिलना चाहिए। आपको बता दें परिसीमन का मतलब है कि जितना जनसंख्या है उसी के अनुपात में सीटें हैं वो इसको देना चाहिए, यानी उसके लिए सीटें हैं वो रिजर्व रखना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें इस समिति के द्वारा सिफारिश किया गया था कि महिलाओं के लिए 33% सीटें हैं वो रिजर्व कर देना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे महिलाओं के लिए पंचायती राज में 50% तक का रिजर्वेशन है वो हो गया है। आपको बिहार में, झारखंड में, हिमाचल में, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, तमिलनाडु, सिक्किम, त्रिपुरा ये सारे स्टेट हैं जहां पे महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन है वो दिया गया है। इसके अलावा इसमें बताया गया कि OBC का आरक्षण है वो राज्य के विधानमंडल के द्वारा तय किया जाएगा। साथ ही में इसके सिफारिश में बताया गया कि पंचायत का चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग है वो होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि एल.एम. सिंघवी समिति 1986 के बाद ही है वो संवैधानिक दर्जा है वो पंचायती राज को दिया गया था। साथ ही में महिलाओं के लिए जो 1/3 सीट है, 1/3 सीट यानी 33% का रिजर्वेशन है वो भी इसी सिफारिश पे लागू किया गया था। बात करते हैं कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा है वो कैसे दिया गया। आपको बता दें 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू किया गया, इसका संवैधानिक दर्जा है वो दिया गया। उसके बाद आपको बता दें कि ये जो संशोधन है वो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। तो हर साल हम लोग पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाते हैं। इसका जो कार्य का विषय था वो 29 विषय पे ये कार्य है वो ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था है वो करता है। संविधान के 11वां शेड्यूल में पंचायती राज, ग्रामीण पंचायती राज को डाल दिया गया है। उसी तरह 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। यहाँ पे आपको नगरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान था और इसे भी संवैधानिक दर्जा दिया गया था संविधान संशोधन करके। 1 जून 1993 से ये भी नगरीय पंचायती राज व्यवस्था भी लागू हो गया और इसका जो कार्य का विषय था वो 18 विषय था। ये 18 विषय पे अपना कार्य है वो करती है। नगरीय पंचायती राज व्यवस्था को 12th शेड्यूल में डाला गया है। हालांकि ग्रामीण वाले को 11 में और शहरी वाले को, नगरीय वाले को 12वीं शेड्यूल में डाल दिया गया है। पिक्के थुंगन समिति 1988 में बनाया गया था। जब ये समिति है वो अपना रिपोर्ट है वो सौंपता है तो रिपोर्ट में सिफारिश करता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है वो सही है, आरक्षण जो दिया गया है वो भी उचित है और इन्होंने बताया कि वित्त आयोग की स्थापना है वो किया जाना चाहिए। तो ये समिति ने अपने सिफारिश में जो भी पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था उसे अपना सही बताया। इसके बाद में आपको बता दें कांग्रेस के द्वारा पंचायत में सुधार करने के लिए सभी समितियों की सिफारिश की समीक्षा के लिए एक समिति बनाया था। उसका नाम था गॉडगिल समिति। गॉडगिल समिति के द्वारा पिछले जितने भी समिति का सिफारिश आया था उसका समीक्षा करने के लिए कांग्रेस के द्वारा एक समिति है वो गठन किया गया था। दोस्तों एक भूरिया समिति गठन किया गया था 1994 में। आपको बता दें भूरिया समिति का गठन 1994 में पंचायत में सुधार करने के लिए किया गया था, जिसका अध्यक्ष थे दिलीप सिंह भूरिया। तो इस समिति ने जब अपना रिपोर्ट सौंपा तो उसमें बताया कि पंचायत में SC ST की भागीदारी है वो काफी कम है, उस भागीदारी को बढ़ाया जाए। इसके लिए इन्होंने पेशा एक्ट 1996 है वो लागू करने के लिए बताया और तब से पेशा एक्ट 1996 है वो लागू किया गया था इन्हीं भूरिया समिति के सिफारिश पे। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भूरिया समिति का जो संबंध है वो किससे है। तो आपको बता दें कि भूरिया समिति का संबंध SC ST के भागीदारी यानी कि ग्राम पंचायत में SC ST समुदाय के लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये लागू किया गया था और इसी के तहत पेशा एक्ट 1996 में लागू हुआ था। दोस्तों पंचायत की सबसे छोटी इकाई है वो ग्राम सभा होती है और बड़ी इकाई है वो जिला होता है। दोस्तों इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आपको बता दें आर्टिकल 243 में पंचायती राज व्यवस्था को डिफाइन किया गया है, यानी उसके परिभाषा है वो दिया गया है। 243A में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है
पंचायतों का गठन के बारे में 243 बी के बारे में बताया गया है। इसके बाद पंचायतों की संरचना 243 सी में है। स्थायी रिजर्वेशन के बाद है तो 243 डी में रिजर्वेशन है वो दिया गया है। कार्यकाल की अवधि है वो 243 ई में दिया गया है। जो भी सदस्य होंगे उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगा उसके लिए 243 एफ में बताया गया है। पंचायत का शक्ति है 243 जी में बताया गया है। इसके अलावा आपको एक निर्वाचन के लिए याद रखना है कि पंचायत के लिए निर्वाचन है 243 के में दिया गया है। तो दोस्तों ये सारे आर्टिकल है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें से कुछ आर्टिकल है जैसे आपको निर्वाचन के लिए है वो याद रखना है। इसके अलावा रिजर्वेशन के बारे में है वो आपको याद रखना है। कार्य अवधि के बारे में है वो आपको याद रखना है। पंचायती राज व्यवस्था का इंपॉर्टेंट थ्योरी इतना ही था। जो भी एमसीक्यू बनेंगे या फिर जो भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा कवर करवा दूंगा। आप देख लोगे कि इतना थ्योरी करने के बाद आपके सारे क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं आया है जो इस थ्योरी से बाहर का हो। तो आप थ्योरी को इतना अच्छे से कवर कर लें ताकि आपको आगे आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।